तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। और आज अपन क्या करेंगे? आज गुलाम वंश का क्लीन बोल्ड कर देंगे। मध्यकालीन भारत में हम लोग गुलाम वंश की बात कर रहे थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करके इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा, जो कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्चुअल डेटा आपको दिया, आपको समझाया कि किस तरह से प्रश्न बन सकता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्लास देखी होगी और पढ़ लिया होगा। और आज जो चौथा जो महत्वपूर्ण शासक है वो बलबन है। आज हम बात करेंगे बलबन की। बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बलबन, अगर गुलाम वंश की बात आती है तो बलबन से रिलेटेड प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इसलिए बलबन को पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो कुल जो 10 से 11 शासक रहेंगे गुलाम वंश के, दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट होता है, दिल्ली सल्तनत में जो 10 से 11 शासक हैं टोटल गुलाम वंश में, उसमें से मैंने बोला था 4 जो शासक हैं, एक शासिका, 3 शासक ऐसे हैं सुल्तान हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको बिना पढ़े आप गुलाम वंश को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, और इनसे रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम में, चाहे वो टीसीएस का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, या वन डे कोई भी एग्जाम हो, अगर जीएस का बात है जिसमें इतिहास पूछता है, और उसमें ऐसे रिलेटेड प्रश्न मध्यकालीन भारत से जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए बलबन को पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और आज के दिन गुलाम वंश की क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी। उसके पश्चात अगली क्लास में जब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में उदय होगा किसका? खिलजी वंश का। वही खिलजी वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, 1290 से 1320 तक। तो उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। 1206 से 1290 कौन? गुलाम वंश था। और उसके पश्चात बात होगी खिलजी वंश की, क्योंकि सबसे कम समय तक शासन किया था। यहां से रिलेटेड प्रश्न आप करिएगा। कोशिश ये है जल्दी जल्दी आप लोग को हर क्लास के बाद एक क्विज कराया जाए, जिससे जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं वो आप तक पहुंच सके। मेरी कोशिश तो है जिस दिन वो पूरा हो जाएगा उस दिन से आपका ये क्लास करा दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं बलबन की। बलबन भी एक क्या है? इल्बरी तुर्क है। क्या है? इल्बरी तुर्क है। और इल्बरी तुर्क और कौन था? इल्बरी तुर्क जो था वो कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के बाद बलबनी साम्राज्य भी बात करेंगे। बलबनी साम्राज्य का कौन था? गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी में कहाँ बैठता है? दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और प्रश्न पूछता है कि जो बलबन है आखिर किसका गुलाम है? तो ये भी एक गुलाम, जब गुलाम वंश की बात कर रहे हैं इसका अर्थ ये है कि ये क्या है? गुलाम है। किसका? ये गुलाम है इल्तुतमिश का। ये गुलाम है इल्तुतमिश का। और 1266 से लेकर 1288 ईस्वी तक शासन करेगा दिल्ली सल्तनत पर। तो इसलिए रिलेटेड महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बात करते हैं। तो नाम क्या है इसके? बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं है, इतना पढ़ना बलबन के बारे में। ठीक है, तो नाम है गयासुद्दीन बलबन। बलबन का नाम पूरा क्या है? गयासुद्दीन बलबन। और उसका शासन काल है 1266 से 1286, सॉरी 88 नहीं, 1286 ईस्वी तक। ठीक है बेटा, अन्य नामों से भी जाना जाता है बलबन को, और उससे रिलेटेड प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न पूछता है बहाउद्दीन बलबन कौन है? तो गयासुद्दीन बलबन का ही उपनाम क्या है? बहाउद्दीन बलबन। एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, उलूग खां की उपाधि किसे दी गई है? तो उलूग खां की उपाधि जो किसको दी गई है बेटा? वो है अपना बलबन। और यह उपाधि, उलूग खां की उपाधि नसीर खां के द्वारा बलबन को दिया गया था। किसके द्वारा? नसीर खां के द्वारा उलूग खां की उपाधि किसको दी गई थी? बलबन को दी गई थी। ठीक, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, शासनकाल 1266 से 1286। अन्य नाम बहाउद्दीन बलबन, या एक और उपनाम है उलूग खां
और इसकी ये जो उल्लूग खां की उपाधि दी गई थी, किसने दी थी? ये उल्लूग खां की उपाधि दी गई थी बेटा किसके द्वारा? नसीर खां के द्वारा दी गई थी। तो आसान हुआ या कठिन? 3-4 फैक्ट एक लाइन से। बलबन का पूरा नाम, 4 ऑप्शन, गयासुद्दीन बलबन। बहाउद्दीन किसे जाना जाता था? तो बहाउद्दीन बलबन को जाना जाता था। और उल्लूग खां की उपाधि किसे मिली थी? वो था गयासुद्दीन बलबन। किसके द्वारा दी गई थी? एक प्रश्न बन गया, नसीर खां के द्वारा ये उपाधि किसको दी गई थी? बलबन को दी गई थी। तो एक लाइन से 4 से 5 फैक्ट जो है आपके तैयार हुए और इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये क्या था बेटा? मैंने बताया अभी कि ये भी क्या था? एक इल्बरी तुर्क था। और किसका गुलाम था बेटा? ये इल्तुतमिश का, शहाबुद्दीन इल्तुतमिश का क्या है बेटा? ये गुलाम है। इल्तुतमिश किसका गुलाम है? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इल्तुतमिश गुलाम है बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक का। एक प्रश्न और, एक फैक्ट और पढ़ाया था, गुलामों के गुलाम की संज्ञा किसे दी जाती है? क्या बलबन है वो? क्या इल्तुतमिश है? क्या ऐबक है? या मोहम्मद गोरी है? तो बेटा गुलामों के गुलाम की बात अगर होगी तो वो कौन हो जाएगा बेटा? वो शुरुआत कौन हो जाएगा? वो इल्तुतमिश हो जाएगा, ना कि बलबन। ठीक है, ये क्लियर है बात? ठीक है, इल्तुतमिश था गुलामों का गुलाम, लेकिन इल्तुतमिश का गुलाम जो है बेटा वो कौन है? गयासुद्दीन बलबन। और 1235 एडी में ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने इसे क्या खरीदा था? खरीदा था। एक और बताया था, ऐबक पढ़ा रहे थे तो अमीर काफूर की बात किए थे। तो काफूर जो है वो किसके द्वारा खरीदा गया था? क्या इल्तुतमिश के द्वारा, गौरी के द्वारा, या बलबन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका उत्तर बेटा होगा मलिक काफूर को जो खरीदा गया था। मलिक काफूर को गुजरात विजय के बाद, बताया था ऐबक जब पढ़ा रहा था, गुजरात विजय के बाद मलिक काफूर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। उसी तरह ग्वालियर विजय के बाद 1235 एडी में किसको खरीदा गया? खरीदा गया बलबन को। और किसने खरीदा? इल्तुतमिश ने खरीदा। तो इल्तुतमिश का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश का गुलाम है गयासुद्दीन बलबन। इतना फैक्ट इसके परिचय से आता है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके जो प्रमुख कार्य किए गए हैं उससे बहुत ही प्रश्न आते हैं। प्रमुख कार्य में इसने क्या की? लौह और रक्त की नीति अपनाया। लौह और रक्त की नीति क्यों अपनाया? पहला प्रश्न यह है कि लौह और रक्त की नीति क्यों अपनाया? तो बेटा लौह और रक्त की नीति इसलिए अपनाया क्योंकि वो मेवाती जो डाकू हैं, इन डाकुओं को समाप्त करने के लिए लौह और रक्त की क्या करेगा? नीति अपनाएगा। और ये नीति लाया ही क्यों गया? क्या जरूरी था? हां जरूरी था, क्योंकि दिल्ली क्या है बेटा? दिल्ली केंद्र में है और इसके आसपास जो भी शहर है दिल्ली से जुड़े थे। ठीक है, दिल्ली से जुड़े थे। और एक चीज और था, बलबन का जो नीति थी, बलबन चाहता था साम्राज्यवाद, साम्राज्य का विस्तार करना। और कोई भी सुल्तान अगर अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा तो उसके लिए सबसे पहला चीज क्या हो जाएगा? उसके लिए सबसे पहला चीज होगा पैसा। तो क्या कर रहा था? साम्राज्य का विस्तार। और साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा बेटा? उसके लिए धन चाहिए। धन के साथ क्या चाहिए? सैन्य शासन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और क्या चाहिए? अनुशासन चाहिए। ठीक है, तो जो अन्य आसपास के शहर से लोग क्या करते थे? दिल्ली से व्यापार करते थे और उससे क्या होता था? दिल्ली को राजस्व की
प्राप्ति होती थी। कोई सामान कहीं से लेके जाएंगे तो जो लेके जाएगा उसको भी राजस्व की प्राप्ति, कहीं बेचेगा और जहां से उठाएगा उसको भी क्या होगी, राजस्व की प्राप्ति होती थी। तो जो आसपास के इलाके थे वहां से लोग आते थे दिल्ली में व्यापार करने और दिल्ली से सामान खरीद के ले जाते थे। लेकिन यहीं बीच में क्या होता था, मेवाती डाकू होते थे। कौन? मेवाती डाकू। जो ये मेवाती डाकू हैं क्या करते थे, इन व्यापारियों के सामान को क्या करते थे, चुरा लेते थे, डकैती कर लेते थे या हत्या करके छीन लेते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि जो राजस्व का घाटा होने लगा, और इस चीज से उबरने के लिए, इस चीज को समाप्त करने के लिए बलबन एक दूरदर्शी था। तो बलबन के दिमाग में आया क्यों ना इन डाकुओं की क्या कर दिया जाए, समाप्ति कर दी जाए। और आसपास के इलाके क्या थे, जंगल से भरे थे। तो उसने क्या किया, गुप्तचरों की व्यवस्था की, गुप्तचर विभाग बनाया और उस गुप्तचर विभाग के द्वारा पता किया कि जो डाकू हैं वो जंगल में कहां से आते हैं, कहां इनका ठिकाना है, और एक नीति अपनाई, लौह और रक्त की नीति अपनाई। इसके द्वारा यह किया गया, जो भी डाकू थे उनको मार दिया गया, मार के समाप्त कर दिया गया। तो क्या है, मेवाती डाकुओं की समाप्ति के लिए इसने क्या लाया बेटा, लौह और रक्त की नीति। अर्थात अगर हमारे राजस्व की प्राप्ति में कोई दिक्कत हो रही है, यदि कोई कर रहा है, उसको सीधे क्या करो, मार दो, समाप्त कर दो। वो क्या है, लौह और रक्त की नीति है। और लौह और रक्त की नीति किसने लाई थी, तो लौह और रक्त की नीति भारत में बलबन के द्वारा चलाई गई थी। ये बात क्लियर है आपको? बलबन के द्वारा प्रश्न बहुत बार पूछा है कि लौह और इनमें से लौह और रक्त की नीति से कौन संबंधित है, तो इनमें से लौह और रक्त की नीति संबंधित होने वाला जो सुल्तान है वो कौन है बेटा, वो बलबन है। यहां तक क्लियर हुआ? क्यों किया ये मैंने आपको डिटेल में उसको बता दिया। ठीक है, साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहा है तो सैन्य शासन अच्छा होना चाहिए। तो सैन्य शासन अच्छा कब होगा, पैसा तो आ रहा है राजस्व से, और सैन्य विभाग बनाएगा कोई ना कोई, तो सैन्य विभाग की भी स्थापना करेगा, नए शहर बसाएगा। तो इसके द्वारा एक कार्य किया जाता है। कौन कौन से क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? फिर क्या किया, मेवाती डाकुओं की समाप्ति, जिसके लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। जुआ और शराब, देखो मैंने क्या बोला, अनुशासन भी बहुत अच्छा था। राजा मतलब सुल्तान के अनुमति के बिना उसके राज्य में कोई हंस भी नहीं सकता था, ऐसा डिसिप्लिन बलबन ने बनाया था। और उस डिसिप्लिन के एवज में कोई गलती करता था तो उसको दंड मिलता था। जुआ और शराब जैसे कृतियों को पाबंदी लगा दिया, उस पर किसने, बलबन ने लगाया। तो जुआ और शराब पर क्या किया इसने, पाबंदी लगा दिया, बंद कर दिया। और उसने क्या किया, सुरक्षा हेतु बरीद ए मुमालिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बरीद ए मुमालिक क्या है, बरीद ए मुमालिक क्या है, एक गुप्तचर विभाग है। बरीद ए मुमालिक किस से संबंधित कौन है, तो बरीद ए मुमालिक से संबंधित कौन है, बलबन है। बलबन ने सुरक्षा विभाग के रूप में, या इसे कहें एक गुप्तचर विभाग के रूप में, बरीद ए मुमालिक की स्थापना की। किसके द्वारा, बलबन के द्वारा की गई। तो बेटा ये भी मिलाने वाले प्रश्न में या ऐसे 4-5 सुल्तान के नाम दे देगा, पूछेगा बरीद ए मुमालिक किसके द्वारा शुरू की गई। तो बरीद ए मुमालिक क्या है, मुमालिक क्या है बेटा, यह है एक गुप्तचर विभाग जिसकी स्थापना किसने की, तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई। यहां तक आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, मैंने बोला सैन्य शक्ति को बढ़ावा, तो सैन्य विभाग की भी स्थापना करेगा और उसका नाम रखेगा बेटा दीवान ए अर्ज। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की है, तो दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की है। और ये क्या है, एक तरह का सैन्य विभाग है और इसकी स्थापना किसने की, बलबन ने। और एक चीज और पढ़ाया था, वही पिछले क्लास में बताया कि तुर्के चहलगामी, तुर्क ए चहलगामी क्या था, 24 गुलाम सरदारों का क्या था, संगठन था। किसके समय में, तो इल्तुतमिश के समय में।
तो तुर्के चहलगामी की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने की। जबकि तुर्के चहलगामी की समाप्ति किसने की? तो कौन है बेटा? वो है गयासुद्दीन बलबन। इसमें फंसा सकता है प्रश्न। शुरुआत और समाप्ति दोनों में बहुत छोटा डिफरेंस है। शुरुआत और समाप्ति अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि ऑप्शन दोनों में बलबन या इल्तुतमिश का नाम होगा और थोड़ा सा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी की बात हो जाएगी और आप क्या कर जाएंगे कि समाप्ति पे इल्तुतमिश लगा देंगे और शुरुआत पे लगा देंगे बलबन, तो अर्थ का क्या हो जाएगा बेटा? अनर्थ हो जाएगा। इस अर्थ और अनर्थ से बचना है तो हमें इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो तुर्के चहलगामी की समाप्ति किसने की बेटा? समाप्ति किसने की? बलबन ने की थी, गयासुद्दीन बलबन ने। और एक त्योहार का आरंभ किया, नवरोज नामक त्योहार का। नवरोज फारसी धर्म में एक नव वर्ष है, उसके प्रारंभ को नवरोज त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो नवरोज जैसे त्योहार का प्रारंभ किसने किया था? वो त्योहार का आरंभ करता कौन है बेटा? नवरोज त्योहार का आरंभ करता है गयासुद्दीन बलबन। यहां तक क्लियर हुआ। और उसके साथ समय में एक सिरी नामक नगर बसाया, अर्थात दिल्ली के पास सिरी नामक नगर की स्थापना की गई। वर्तमान में जो हमें किले दिखते हैं सिरी, तो दिल्ली के जो हौज खास इलाका है, अब तो एकदम खंडहर हो गया है ये, तो कभी जाने का मौका मिले दिल्ली के हौज खास विलेज की तरफ, तो एक खंडहर आपको देखने को मिल जाएगा और वहीं पे कुछ तालाब का भी निर्माण होगा, कुछ बौद्ध स्थल भी हैं वहाँ पे। तो कभी जाने का मौका मिले आपको तो देखिएगा। तो सिरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। जब खिलजी वंश आएगा तो तरह तरह का उसमें निर्माण भी होगा, लेकिन शुरुआत खिलजी वंश में राजधानी भी बनेगी सिरी। तो सिरी नामक जो नगर की उसकी स्थापना की जब बात आएगी तो सिरी नामक नगर की स्थापना जो है बेटा वो किसने की थी? बलबन ने की थी। और एक सिरी और है जो सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है, तो ध्यान रखना किस सिरी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसके शासन काल में दो विद्वान हैं, एक है अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो से रिलेटेड प्रश्न भी आ जाते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ के रहने वाले हैं, किसके विद्वान थे, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, खास करके पीसीएस में कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो एक बार इस पे आप जो है डिटेल में पढ़िएगा, उसको हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है, नहीं तो अगली क्लास में उनका हम बता देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर दीजिएगा कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो दो विद्वान हैं, अमीर खुसरो और अमीर हसन। और लास्ट में 1286 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? बलबन की मृत्यु हो जाती है। और बलबन ने राजस्व का दैवीय सिद्धांत दिया था। तो उस दैवीय सिद्धांत का अर्थ क्या है उसको भी हम एक बार जान लेते हैं। एक शब्द आएगा सिजदा और पैबोस। तो सिजदा और पैबोस क्या, उसके बारे में भी जान रहे हैं। तो राजस्व के दैवीय सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। वो किसे कहते हैं? राजस्व का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और उसका मतलब है सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि बनाया गया। उसका कहना था कि जो सुल्तान है, जो राजा है, वो कौन है? अल्लाह के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है वो, इसलिए उसकी हर आदेश क्या है? सर्वमान्य है। दो बातें आएंगी। पहली बात क्या है? नियामत ए खुदाई और जिल्ले इलाही। नियामत ए खुदाई और जिल्ले इलाही। नियामत ए खुदाई का मतलब होता है कि पैगंबर के बाद कौन है बेटा? सुल्तान है, ठीक है। मुस्लिम धर्म में पैगंबर के बाद कौन था? सुल्तान था। और जिल्ले इलाही उसे कहते थे। क्यों कहते थे? इसका मतलब है वो क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है, भगवान का क्या है? वो प्रतिनिधि है, इसलिए जिल्ले इलाही कहते थे। और क्या कहते थे? नियामत ए खुदाई, पैगंबर के बाद सुल्तान की बात होती थी। तो राजस्व सिद्धांत की बात हो रही है। उसी राजस्व सिद्धांत में बलबन जो है एक प्रथा लाया था, सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस क्या है? प्रश्न पूछे, सिजदा पैबोस किसके द्वारा लाया गया था? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा।
और सिजदा और पैबोस है क्या? सिजदा का अर्थ है बेटा घुटनों पर बैठकर सर झुकाना, अर्थात घुटने पर बैठ जाइए और ऐसे सर झुकाइए। इसका मतलब यह है जब भी राजा के समीप जाइए तो घुटनों पे बैठकर अपना क्या करना है? सर को झुकाना है। वो क्या हो गया बेटा? वो क्या है? सिजदा है। और पैबोस क्या है कि पैर को चूमना, वो क्या कहलाएगा? पैरों को चूमना क्या कहलाएगा बेटा? वो पैबोस कहलाएगा। तो सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने स्टार्ट की? बलबन ने। लौह और रक्त की नीति किसने स्टार्ट की? बलबन ने। यहां तक समझ में आया? राजस्व का दैवी सिद्धांत किसने लाया? बलबन ने। राजा ईश्वर के बाद सुल्तान होता है, किसने बताया? बलबन ने। किसमें? अपने राजस्व सिद्धांत में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं। और ये भी था कि सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती थी, मतलब सुल्तान के बारे में राज्य में कोई अनाप शनाप की बातें नहीं हो सकती, उसकी आलोचना नहीं हो सकती, उसकी बुराई नहीं हो सकती। तो ऐसा अनुशासन था किसका बेटा? बलबन का। तो कितना अनुशासन प्रिय था बलबन, तरह तरह के त्योहार, तरह तरह के नीतियों को लेके आया। इसलिए गुलाम वंश में बलबन एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में प्रदर्शित होता है। इसलिए बलबन को पढ़ा जाता है और एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्या होता है? प्रश्न पूछता है। फिर पूछता है कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। क्या है? सुल्तान कैसा हो? एक निरंकुश शासक के रूप में हो, निरंकुश शासक होना चाहिए। कौन? सुल्तान। अब अंत में आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? तो बेटा यह सबसे अच्छा बात यह है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक क्या है बेटा? एक कैमूर्स है। और इसी कैमूर्स को कौन मार देगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी मृत्यु कर दी जाएगी और तब से क्या हो जाएगी? गुलाम वंश की स्थापना हो जाएगी। 1290 में गुलाम नहीं, खिलजी वंश 1290 में खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर काबिज हो जाएगा। वो अफगानी तुर्क है और दिल्ली सल्तनत पर फिर से खिलजी वंश की स्थापना हो जाएगी। बहुत लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन अल्प समय तक शासनकाल किसका रहेगा? खिलजी वंश का। तो आज गुलाम वंश की समाप्ति हो जाएगी, हो गई। मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश की समाप्ति हो गई। इससे रिलेटेड अब आप लोग जाकर अपने क्वेश्चन बुकलेट को उठाइए। प्रीवियस ईयर प्रश्न में जो गुलाम वंश से रिलेटेड प्रश्न है लगा कर देखिए क्या आपसे हल हो पा रहा है या नहीं। अगर हल हो रहा है इसका मतलब ये है कि मेरा पढ़ाना सार्थक है। नहीं हल हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ छूटा होगा तो उसको अच्छे से और पढ़ा दिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको हर चीज़ें एक एक बारीकी जो है इस मध्यकालीन भारत की समझ में आई होगी, क्योंकि जो बच्चों की प्रवृत्ति है बेटा वो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न तो कम पूछते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं। तो बेटा एक एक नंबर का महत्व है। तो बहुत डिटेल में और धीरे धीरे छोटे छोटे क्लास के रूप में पढ़ाया कि आप लोग बोर ना हो, इसलिए एक एक राजा को लेके पढ़ा रहा हूँ। भले 20 मिनट का ही, 25 मिनट का ही, 30 मिनट का वीडियो बन रहा है, उससे क्या हो रहा है? आपको समझ विकसित हो रही है। जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ रहे हैं। एक ही साथ अभी 4 घंटे की वीडियो दे दूं तो आप भी बोर हो जाएंगे, हमको पढ़ाने में भी टाइम भी लगेगा। तो इससे अच्छा है छोटे छोटे वीडियो, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको 4 घंटे 6 घंटे का भी वीडियो बना के दिया जाएगा। लेकिन मेन ध्येय क्या होना चाहिए? आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अपनी पढ़ाई को बाधित ना करिए। इस समय ठंड का मौसम है, थोड़ा ठंड से बचिए, क्योंकि एक बार ठंड लग जाएगी तो 8 से 10 दिन आपकी चीज़ें खराब हो जाएंगी, आपकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। ठंड से बच के रहिए और पढ़ते रहिए, निरंतरता जारी रखिए, अनुशासन अपने जीवन में अनुशासन बना के रखिए। यही आशा करता हूँ और आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे इसको शेयर करिए, लोगों तक ये बातें पहुँच सके। धन्यवाद।